हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वी वेटर एंड टू वेस्ट। दोस्तों, आप सभी को पता है यूपी टीजीटी पीजीटी घटना चक्र नागरिक शास्त्र 2021 की बुक यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। और आपके लिए सबसे ज़रूरी सूचना यही है कि अगर आप फॉर्म फिल कर चुके हैं या तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा देने वाले हैं, तो परीक्षा की तैयारी शुरू करने से पहले यह बुक पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन शामिल हैं और इनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। किस तरीके से यह बुक पढ़नी चाहिए, ये चीज़ आप यहाँ पे सीखेंगे। बुक तो आप परचेज कर सकते हैं, घर पे ले आके पढ़ भी सकते हैं, लेकिन आप खुद से 10 बार बुक पढ़िए और एक बार यहाँ से पढ़िए। देखिए, आपको अंतर समझ में आ जाएगा। अंतर इतना ही होगा कि जैसे कि एक बच्चा स्कूल में जाके पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, कोचिंग सेंटरों में पढ़ता है, एक शिक्षक के द्वारा पढ़ता है, तो उसका नॉलेज और एक घर पे बैठ के बच्चा अपने से शुरू से पढ़ रहा है, उसका नॉलेज बहुत ज़्यादा अंतर होता है। अगर सब कुछ बुक से ही किया जा सकता था तो फिर शिक्षक की, स्कूल की, कॉलेज की और कोचिंग सेंटरों की आवश्यकता ही क्या थी। आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यह आपके अंदर जो कमियां हैं, जो पढ़ने का तरीका है और जो एग्जामिनर का माइंडसेट है, जैसे प्रश्न बनाता है, कैसे घुमा के प्रश्न बनाता है, वही चीज़ें आप अपने से 10 बार पढ़ेंगे। लेकिन कोई एक शिक्षक जो अनुभवी है, जिसको इसके बारे में नॉलेज है, एग्जामिनर का माइंड सेट पकड़ लिया है, वो आपको इतने अच्छे से पढ़ा देगा कि आपका 10 बार पढ़ा हुआ और यहाँ से एक बार पढ़ा हुआ दोनों बराबर हो जाएगा। जबकि यहाँ से आप ज़्यादा ही लाभ प्राप्त करेंगे। आप खुद ही देखिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप जुड़े रहिए, नहीं अच्छा लग रहा है तो आप अपने से पढ़िए। कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप यहाँ से ही पढ़िएगा, लेकिन रिजल्ट के दिन आपको अंतर समझ में आ जाएगा। बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। इससे अच्छा आप जुड़े रहिए। तो 22 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। तो यह लोकसभा अध्यक्ष के सामने प्रस्तुत किया जाता है। लोक लेखा समिति के बारे में हमने आपको बताया था, यह संसदीय समिति है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। 15 आपके लोकसभा के होते हैं और 7 किसके होते हैं? राज्यसभा के होते हैं। आप इसको याद रखिएगा। और जो लोक लेखा समिति है, अपनी रिपोर्ट किसको भेजती है, किसके समक्ष प्रस्तुत करते हैं? लोकसभा स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष। आप इसको याद रखिएगा। अगला यहाँ पे देखिए, फिर से वही प्रश्न है। लोक लेखा समिति के सदस्य निम्नांकित हैं। तो 22 होते हैं, 22, 15, 7। यहाँ से इसको आप देख लीजिएगा। बार बार आपको सब कुछ बताया जा चुका है तो व्याख्या करना उतना उचित है नहीं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे, संसद को व्यक्त करता है। तो संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? कहने का मतलब होता है संसद बनती किससे है, संसद के अंग कौन कौन से होते हैं। तो लोकसभा शामिल होती है, राज्यसभा शामिल होते हैं और राष्ट्रपति। ये 3 अंग आप रट लीजिएगा, ठीक है। अभी देखिए इससे कितने प्रश्न आए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, संसद निर्मित होती है राष्ट्रपति से, लोकसभा से और राज्यसभा से। राष्ट्रपति से, राज्यसभा से और लोकसभा से। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखिए, भारत की संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो कितनी बार यह प्रश्न घुमा फिरा के पूछा है। संसद की संरचना पूछा है, तो इसमें भी कौन होंगे? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। 3 अंग होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, संसद में सम्मिलित होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यहाँ प्रधानमंत्री दिया है, इसको यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सही दिया हुआ है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला यहाँ पे देखिए 29 नंबर प्रश्न है। भारत का संविधान भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति प्रदान करता है। आपको पता है भारत की कार्यपालिका की शक्ति किसमें होती है? राष्ट्रपति में होती है। राष्ट्रपति क्या होता है? नामित कार्यपालिका या नाम मात्र की कार्यपालिका होता है। प्रधानमंत्री क्या होता है? वास्तविक कार्यपालिका होता है। अब एग्जामिनर आपसे प्रश्न कैसे कैसे पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा। किताब हमको रटवाना नहीं है कि हम किताब पढ़ते जाएं, आप सुनते जाएं। ऐसा नहीं है। जो आप पढ़ रहे हैं डेफिनेटली वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। तो कहेगा कि राष्ट्रपति क्या है? वास्तविक कार्यपालिका है। और प्रधानमंत्री क्या है? नामित कार्यपालिका है। और दे देगा कि प्रधानमंत्री नामित कार्यपालिका है। तो ऐसे घुमाएगा, आपको अपोजिट कर देगा। तो हमेशा याद रखिएगा, सर्वोच्च शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। उसका प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। अब जब प्रयोग यह करता है तो ये वास्तविक हो जाएगा और ये नामित हो जाए, लेकिन सर्वोच्च शक्ति
प्रदान किसको की गई है? राष्ट्रपति को की गई है। तो भूलना नहीं है, अच्छे से इसको रट लीजिए। अनुच्छेद 53, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में हम आपको ऊपर इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है? साधारण विधेयक पर। और जब हम लेक्चर आपका स्टार्ट करेंगे पॉलिटी का, सिविक्स का, तो वहाँ पे हम जब संसद आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पे विधेयक के बारे में भी चर्चा करेंगे। साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, तीनों विधेयक आपको पढ़ाए जाएंगे और एकदम विस्तार से पढ़ाया जाएगा। कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। फिलहाल यहाँ पे आप याद रखिएगा, जो ये संसद के दोनों सदनों के संबंध में जो बैठक बुलाई जाती है साधारण विधेयक पर बुलाई जाती है। धन विधेयक पे कभी भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती, ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। वित्त विधेयक में दो प्रकार के वित्त विधेयक होते हैं, एक में बुलाई जाती है, एक में नहीं बुलाई जाती। वो हम जब पढ़ाएंगे वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। फिलहाल यहाँ दो बातें आप याद रखिएगा, साधारण विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है संसद की, धन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती। अब ये जो संयुक्त बैठक होती है ये अनुच्छेद 108 के तहत आती है। किसके तहत आती है? अनुच्छेद 108 के तहत आती है। 109 में आपका क्या आ जाएगा? धन विधेयक हमने आपको पढ़ाया था, धन विधेयक, ठीक है। धन विधेयक की प्रक्रिया आ जाएगा और धन विधेयक की परिभाषा आ जाएगा 10 के तहत। तो 8, 9, 10 आप इसको याद रखिएगा। बुलाता कौन है? बुलाता राष्ट्रपति है, जो आहूत करता है, सत्रावसान करता है, भाग लेता है बैठक में, बोलने का इसको अधिकार भी होता है। ये सब राष्ट्रपति के पास होता है। लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। इतने पॉइंट आपको याद रहने चाहिए। जैसे जैसे आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस, देखिए पढ़ने से ज़्यादा अगर आप प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे ना तो आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। जो एग्ज़ाम में जाके आपको कन्फ्यूज़न होता है कि ये होगा ये नहीं होगा, आप पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं, प्रैक्टिस तो करते ही नहीं। 10 दिन में क्या प्रैक्टिस करेंगे, 5 दिन में क्या प्रैक्टिस करेंगे। जो कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है वो प्रैक्टिस अगर करके नहीं जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा कम भी पढ़ते हैं लेकिन प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं तो भी आपका जो है प्री एग्ज़ाम हो या फिर टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, ये सब तो निकल ही जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद आपको पता है कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्यों होती है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी? चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये अनुच्छेद आपको याद रखना है। 75(2) के तहत मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करते हैं। मंत्री क्या करते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। कौन से मंत्री? कैबिनेट मंत्री, मंत्रिपरिषद के मंत्री। और 75(3) के अनुसार ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और यहाँ पे देखिए, कोई मंत्री निरंतर 6 माह तक संसद के किसी सदन में उपस्थित नहीं है तो उसकी अवधि समाप्त हो जाएगी। संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। अब देखिए, इसी से 3-4 बार प्रश्न आए हुए हैं आपके एग्जाम में। प्रश्न कैसे पूछा है, नीचे आप देखेंगे कि कोई भी मंत्री यदि संसद का सदस्य नहीं है तो क्या वह मंत्री नहीं बन सकता? क्या वह चुनाव नहीं लड़ सकता? क्या उसे संसद की सदस्यता नहीं मिल सकती है। लेकिन 6 माह के अंदर अगर वो हासिल कर लेता है तो अच्छी बात है, वो मंत्री पद पर बना रहेगा। लेकिन अगर वो संसद सदस्यता नहीं हासिल कर पाता 6 माह के अंदर तो क्या होगा कि उसका जो मंत्री पद है वो समाप्त हो जाएगा। तो इतना आपको याद रखना है। अब देखिए, यहीं से ही प्रश्न बना हुआ है। एक संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत मंत्री परिषद के सदस्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो वही हमने बताया, लोकसभा निम्न सदन, इसको अस्थायी सदन भी कहते हैं, इसको भंग किया जा सकता है। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जो मंत्रिपरिषद होती है उत्तरदायी होती है। यही सब दिया गया है यहाँ पे। भारत में मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति? तो लोकसभा के प्रति आपको बताया गया है। अब यहाँ से जो प्रश्न उठता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नए राज्यों का प्रवेश, संघ में नए राज्यों का प्रवेश करने की शक्ति। तो आपके घर में मान लीजिए आपका घर क्या है, संघ है, और आपके घर में कोई नया सदस्य आ रहा है तो उसको प्रवेश कराने की अनुमति किसको होगी? आपकी किसको होगी? बाबा को होगी, जो सबसे क्या होंगे? बुजुर्ग होंगे, जो गार्जियन होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे बाबा कौन है? यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय नहीं भैया, यहाँ पे संसद है। क्योंकि विधि ऐसे ही थोड़ी कैसे शामिल होता है, आप विवाह करके शामिल करते हैं ना अपने घर में नया सदस्य। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? विधि बनाएगी। कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। संसद द्वारा विधि बना के संघ में नए राज्यों का प्रवेश किया जाता है। तो जो विधि निर्माण प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया होती है वो अक्सर संसद की ही होती है। तो आप इसको याद रखिएगा।
तो यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 2। अब जब हम आपको कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ाएंगे, पूरा टॉपिक पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 आप तो पढ़ते जाते हैं। अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 2 में, 3 में, 4 में, फिर उसके बाद जब प्रश्न सामने आता है ना, तो सबकी हालत ख़राब हो जाती है कि नहीं 2 वाला 1 में हो जाएगा, 1 वाला 3 में हो जाएगा, 2 वाला 4 में हो जाएगा, 4 वाला 1 में हो जाएगा, ऐसे सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो इसको आप लोग कैसे समझेंगे, ये हम वहाँ पे आपको एकदम ट्रिक के माध्यम से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। इतना तोड़ के बता देंगे ना कि उसको कभी कहीं से भी घुमा के आ जाए उसको सही कर लेंगे। अब सिक्किम को नए राज्य में प्रवेश कराया गया था। अनुच्छेद 371 आपको याद आ रहा होगा, क ख ग घ अंग इयां तक है। तो ये इसी से रिलेटेड है, नए राज्यों का किस प्रकार से प्रवेश हुआ है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला देखिए 35 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति है। जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, विधि बना के संसद स्थापित कर सकती है, शामिल कर सकती है और हटा भी सकती है। अगला देखिए यहाँ पे दिया है कि संसद का गैर सदस्य, संसद का गैर सदस्य का मतलब उसके पास संसद की सदस्यता नहीं है। अधिकतम कितनी अवधि तक मंत्री बना रह सकता है, तो आपको पता है 6 माह तक अगर उसने संसद की सदस्यता नहीं प्राप्त की तो उसको उसके मंत्री पद से हटा दिया जाएगा, या मंत्री पद की जो है वो सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। तो यही सब चीज़ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। कोरम वाला देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूनतम गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए संसद के किसी सदन की बैठक के लिए? न्यूनतम गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? समस्त सदस्य संख्या का 1/10। तो इसको आप देख लीजिएगा, 1/10 होगा। गणपूर्ति होगा कितना? 1/10 बैठक के लिए। और वही प्रश्न यहाँ पे भी पूछा है, यहाँ पे भी वही प्रश्न है, सेम टू सेम। अगला जो प्रश्न है राज्यसभा के संबंध में पूछा है, कौन सा सही है? तो यहाँ पे देखिए, इसके सदस्यों का 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष रिटायर होते हैं, तो यही सही है। 1/3 और प्रत्येक 2 वर्ष, 1/3 2 वर्ष राज्यसभा, 1/3 2 वर्ष राज्यसभा सदस्यों के बारे में यही सही है। बाकी ये तीनों क्या हैं? गलत हैं, इसमें कोई भी फैक्ट नहीं। इसको अगर आप पढ़ेंगे ना कंफ्यूज होंगे, तो फालतू ऑप्शन पढ़ने की कोई यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसकी व्याख्या आप यहाँ पे देख सकते हैं। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 1/3, 2/3 कभी मत करिएगा। 2/3 कब आता है? 2/3 कब आता है? किसी भी विधेयक से संबंधित हो, किसी को पद से हटाने की बात हो, वहाँ पे 2/3 अक्सर ये देखने को आपको मिलता है, बहुमत या 2/3। लेकिन 1/3 ये राज्यसभा के सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पे, ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 कितने वर्ष पे? 2 वर्ष पे। इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, और यही आपका परीक्षा में गलत भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। दूसरा फैक्ट क्या है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। महान न्यायवादी को संसद में बोलने का अधिकार होता है, लेकिन देखिए ये मतदान नहीं कर सकता, ये जो है मतदान नहीं कर सकता। और कौन कौन मतदान नहीं कर सकते? भाग लेते हैं, बोल सकते हैं, शामिल होते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। इसको हम एक जगह कंपाइल करके आपको बताएंगे जब पढ़ाएंगे तो। अगला जो प्रश्न है, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राज्यसभा के संबंध में जो कथन सही है कि राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती, राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती, भंग नहीं किया जा सकता। यह स्थायी सदन होता है, यह उच्च सदन होता है। उच्च सदन, स्थायी सदन, विघटित नहीं होने वाला, भंग नहीं होने वाला। कार्यकाल सदस्यों का 6 वर्ष का होता है। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होते हैं? ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अगला देखिए, राज्यसभा का सभापति निर्वाचित होता है, तो हमने बताया था राज्यसभा का सभापति किसके द्वारा? संसद के सभी सदस्यों के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन क्या होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो दे देगा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो ये जो निर्वाचित शब्द है ना मेरे भाई, ये किसमें है? ये आपका जब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य विधान मंडल, ठीक है, इनके सदस्यों में जो होता है चुनाव जब होता है, वहाँ पे निर्वाचित सदस्यों की बात आती है। लेकिन यहाँ पे जो है निर्वाचित नहीं, संसद, संसद मतलब इसमें राज्यसभा के भी सदस्य होंगे, लोकसभा के भी सदस्य होंगे।
और इनके सभापति का क्या होते हैं, निर्वाचन करते हैं। तो उपराष्ट्रपति के बारे में इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। संविधान के 89, ये 89 याद करने की जरूरत नहीं है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्य का पदेन सभापति होगा राज्यसभा का। और यहाँ पे देखिए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों राज्यसभा लोकसभा के सदस्यों से मिलकर निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। अब देखिए उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति में अंतर क्या है। आनुपातिक एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पे ही होता है दोनों का, अप्रत्यक्ष तरीके से होता है दोनों का, लेकिन अंतर सिर्फ इतना होता है, इसमें क्या होते हैं, सदन के सभी सदस्य आ जाते हैं। उपराष्ट्रपति में क्या होते हैं, सदन के सभी सदस्य आ जाते हैं, दोनों सदनों के। और इसमें दोनों सदनों के क्या होते हैं, निर्वाचित सदस्य आ जाते हैं, ठीक है। और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य आ जाते हैं, दिल्ली पुदुचेरी विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य आ जाते हैं। तो ये राष्ट्रपति का है। इसमें कौन आता है, निर्वाचित आते हैं, हमेशा याद रखिएगा। राष्ट्रपति में कौन आते हैं, निर्वाचित आते हैं, और इसमें क्या आते हैं, सभी सदस्य आते हैं। ये क्या होता है, मेन डिफरेंस होता है, ठीक है, मेजर डिफरेंस होता है, जो एग्जाम में आपको झेल जाएंगे आप, ठीक है, बहुत ज़्यादा झेला देगा, इसको याद रखिएगा। नहीं तो फिर एक एक नंबर इम्पोर्टेंट है, टीजीटी है, ठीक है, इंटरव्यू है नहीं, तो एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति, आपको बता ही दिया गया है, इसके बारे में कुछ है नहीं जो डिस्कस करें। अब यहाँ पे देखिए राज्यसभा की जो शक्ति है किस प्रकार से सीमित हो रही है, ठीक है, उसके अधिकार किस प्रकार से सीमित हो रहे हैं, धन विधेयक पर। अगर लोकसभा में धन विधेयक पारित हो गया है और यह भेज दिए गए हैं राज्यसभा में, तो राज्यसभा उसमें संशोधन नहीं कर सकता, उसमें जो है उसे अस्वीकार भी नहीं कर सकता। उसमें क्या कर सकता है, कुछ सुझाव दे सकता है, लेकिन इस सुझाव को लोकसभा मानने को बाध्य नहीं होगा। ये उसकी इच्छा पर निर्भर होगा कि उसे स्वीकार करे या अस्वीकार करे। और अगर 14 दिन के अंदर राज्यसभा ने धन विधेयक को पारित करके लोकसभा में नहीं भेजा, तो यह स्वतः पारित मान लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें कोई अर्थ ही नहीं है, औपचारिकता पूरी की जा रही है राज्यसभा में भेज के, बाकी उसके अधिकार तो कुछ है ही नहीं, सीमित हैं। बस इतना अधिकार है कि 14 दिन रोक के रख सकता है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, 14 दिन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। वही अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया हमने बताया था, पहले प्रक्रिया आई, उसके बाद क्या आया था, परिभाषा आई थी। तो 110 में परिभाषा था, इसको आप याद रखिएगा। जो मैंने अभी आपको समझाया वही सब दिया गया है, तो इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। अगला देखिए 45 नंबर, धन विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। तो आपको पता है धन विधेयक संसद के सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं होगा। यहाँ पे आप देख लीजिएगा। चलिए एक बार देख लेते हैं। अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक विशेष प्रक्रिया, और 110 के तहत क्या दिया गया है, परिभाषा। जो हम आपको बार बार बता रहे हैं कि पहले प्रक्रिया बता दिए, बाद में परिभाषा बताए थे, ठीक है। और इसका प्रमाण कौन करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, कौन निर्णय लेता है, तो इसका जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वही बताता है जांच करके कि यह धन विधेयक है या नहीं है। धन विधेयक कौन कौन से विधेयक धन विधेयक होते हैं, क्या पहचान होती है, ये सब हम आपको वहाँ पे डिस्कस करेंगे जब पढ़ाएंगे। इसको प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की संस्तुति अनुमति सहमति लेना अनिवार्य होता है। अगर आप किसी भी धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत कर रहे हैं तो सबसे पहले राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होती है। और इसको प्रमाणित कौन करता है कि वास्तव में धन विधेयक है या नहीं, लोकसभा अध्यक्ष करता है। और धन विधेयक की परिभाषा दी गई है किसमें, 110 में, 109 में विशेष प्रक्रिया की बात कही गई है। सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा के पास इसकी शक्तियाँ क्या होती हैं, सीमित होती हैं। ये सब ऐसे आंख बंद करके आप पढ़ेंगे ना। और दूसरी बात यहाँ पे देखिए, यह केवल मंत्री द्वारा ही पूर्व स्थापित किया जा सकता है। किसके द्वारा, मंत्री द्वारा ही। अगर प्रस्तुत करने की बात की जाए तो मंत्री कर सकता है, कोई संसद का सदस्य नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा को अनन्य अधिकार है, तो ये राज्यसभा की एक विशिष्ट शक्ति है कि उसको नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सी वाला आप देख लीजिएगा, इसका आर्टिकल आपको याद रखना है। आर्टिकल 312 के तहत ये आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, नई अखिल भारतीय सेवाओं
का राज्यों को अधिकार है, किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो 312 में कहा गया है। 47 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर कार्यान्वित करने के लिए संसद संपूर्ण देश या उसके कुछ राज्यों के लिए कोई कानून बना सकता है। मतलब अगर अंतर्राष्ट्रीय संधि की बात आती है तो संसद को यह अधिकार है कि वो किसी भी राज्य, किसी भी अनेक राज्यों या फिर कुछ भागों में जो है कानून बना सकता है। कब बना सकता है, किसी भी राज्य की सहमति के बिना। इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम राज्य सहमति दे, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है तो इसमें केंद्र को विशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त है, कहीं ना कहीं प्रभावी है राज्य। और अगर हम संघ में देखें तो संघ हमारा क्या है, प्रभावी है, उसके पास विशिष्ट शक्तियाँ हैं। अगला यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 249, इसको आप याद रखिएगा। राज्यसभा, ठीक है, उपस्थित या मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे, और उसको करना ही पड़ेगा क्योंकि उसमें चाहे वह अपनी अनुमति दे या ना दे, उस पर कानून बना ही सकता है संघ। अगला देखिए 250 क्या कहता है। 250 कहता है कि आपातकाल की स्थिति में जो है यहाँ पे संसद क्या कर सकती है, यहाँ पे कानून बना सकती है। 252 क्या कहता है, 2 या 2 से अधिक राज्य किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर कानून बनाने को कहे तो भी बना सकती है। 253 अंतर्राष्ट्रीय समझौता हो गया। संधि तो हमने 249 बताया, तो दो चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा। संधि पूछेगा तो 249 अंतर्राष्ट्रीय, और समझौता अगर पूछ लेगा तो फिर 253 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 253। और यहाँ पे देखिए 256 में क्या होता है, राष्ट्रपति शासन जब होता है तब भी संघ क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। 57 में क्या होता है, विधायी शक्तियों के प्रयोग के द्वारा राज्य सूची पर भी कानून बना सकता है। और 53 के तहत हम आपको बता सकते हैं किसी भी संसद की सहमति के बिना भी संसद क्या कर सकता है, कानून बना सकता है, राज्य की सहमति हो या ना हो। तो ये देखिए, इसको हम अच्छे से जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हमने बहुत अच्छे से इसको नोट किया है आपको बताने के लिए। तो इसको आप देखिएगा जब हम स्टार्ट करेंगे सीरीज, अभी 2-3 महीने का टाइम है तो आराम से पढ़िए, ठीक है। अगला यहाँ पे देखिए पूछा है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की दृष्टि से सही क्रम पहचानिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपको बताना है। तो ए आंसर इसका सही हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश में है, तो ऐसा क्यों हुआ। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यही चीज़ आप ध्यान नहीं देंगे एग्जाम में कि कम से अधिक की ओर बोला है, कि जिसमें सबसे कम है उसके बाद सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे, इसको आप देख सकते हैं, बहुत ज़रूरी नहीं है, जो ज़रूरी हम आपको बता रहे हैं। देखिए कैसे प्रश्न यहाँ पे रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में से कौन से एक सदन की अध्यक्षता उस व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद। आपको पता है कि राज्यसभा इसका आंसर हो जाएगा। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, सभापति मतलब अध्यक्ष होता है। तो उपराष्ट्रपति होता है जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। वही चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, इसको आपको कुछ एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं, अपने लैंग्वेज में मैंने इसको क्या कर दिया है, डिस्क्राइब कर दिया है। 50 नंबर प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है, आपको पता है अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र दे दे, महाभियोग लगा के उसको हटा दिया जाए, तो उसके पद पर जो है कौन कार्य करता है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के। बाय द वे अगर वो भी नहीं है तो फिर कौन करता है, तब करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश। तो वरिष्ठ न्यायाधीश लास्ट में आएंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद वरिष्ठ न्यायाधीश। एक क्रम आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए वही सब यहाँ पे दिया गया है, कुछ बहुत अलग से नहीं दिया गया है कि इसमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। जो मैंने आपको 2 लाइन में बता दिया है, 4 लाइन में दिया है। लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो लोकसभा में जब यह प्रश्न पूछा गया था तो इसके अकॉर्डिंग 2 आंसर था, लेकिन अभी ये 2 आंसर नहीं होगा, इसमें संशोधन हो गया है। 25 जनवरी 2020 को यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है, क्योंकि 126वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करके अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि जो है जनवरी 2030 तक बढ़ा दी गई है, परंतु आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने को नहीं बढ़ाया गया है। मतलब कहीं न कहीं इसको समाप्त कर दिया गया है। तो आंग्ल को अब मनोनीत नहीं कर सकते, और राज्यपाल राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय
व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। इसको आप याद रखिएगा 333 के तहत जो दिया गया है, लेकिन 331 के तहत जो लोकसभा में था उसको हटा दिया गया है। इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये भी आपसे प्रश्न पूछेगा, अगर मान लीजिए आप रटे हैं कि 2 आंग्ल जो समुदाय के सदस्यों का मनोनयन था ख़त्म कर दिया गया है, तो यहाँ पे अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों से संबंधित जो आर्टिकल 330 और 332 है, लोकसभा में विधानसभा में जो आरक्षण था उसको बढ़ा दिया गया है 126वें संविधान संशोधन के द्वारा। अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया और यह संशोधन 126वां था और 25 जनवरी 2030 तक बढ़ाया गया है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। आपकी परीक्षा में अब लोकसभा वाला नहीं पूछेगा तो ये वाला पूछेगा, 2 प्रश्न आपके बनेंगे। आप लिख लीजिए कहीं नोट करके, जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन आप खुद ही आके कहेंगे कि डायरेक्ट प्रश्न आया हुआ है यहाँ से, ठीक है। अगला जो प्रश्न है 52 नंबर, देखिए यही इम्पोर्टेंट है। आपको मैं चाहूँ तो सिर्फ इतना ही फटाक से आधे घंटे में पूरा क्वेश्चन मैं करा सकती हूँ, 100 क्वेश्चन, लेकिन जो 100 क्वेश्चन मैं करा रही हूँ इसमें आपको 500 से 600 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अगर एक टॉपिक से 500 से 600 क्वेश्चन अगर आपको मिल रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि इससे बाहर क्वेश्चन आ सकता है? उसके बाद भी हम यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? पूरा कॉन्सेप्ट के तहत पूरी थ्योरी पढ़ाएंगे, फिर अलग से प्रैक्टिस कराएंगे। तो आखिर एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन लाएगा? कहाँ से क्वेश्चन लाएगा? वो क्या करता है जानते हो? इसी में सब हेर फेर कर देता है। जो फैक्ट होते हैं यहाँ का फैक्ट वहाँ कर देगा, वहाँ का फैक्ट वहाँ कर देगा, उसके अधिकार को उसका अधिकार बना देगा, उसके अधिकार को उसका यही हेर फेर करता है। अब एग्जामिनर सब कहते हैं ना कि प्रश्न पता नहीं कैसे पूछ ले रहा है, देखने में तो लगता है सब करके हैं, घर पे आते हैं सब गलत हो जाता है। तो यही चीज़ होती है। आप आराम से पढ़िए, थोड़ा सा समय लगेगा, समय नहीं देंगे, जल्दबाजी में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा गलत होगा एग्जाम में। अब देखिए यहाँ पे भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्यों को। इसमें कोई भी जो परिवर्तन नहीं किया गया है, सिर्फ आंग्ल समुदाय के जो 2 सदस्य थे लोकसभा में उनकी तिथि नहीं बढ़ाई गई है। सीधा सीधा मतलब यही है कि अब जो है वो मनोनीत नहीं होंगे अगर उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत, ठीक है, निहित उपबंधों के अधीन भारत के राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। अब अगर देखिए ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है, सबकी जुबान पे है, एग्जामिनर दिमाग घूमेगा तो क्या करेगा? राज्यसभा में राष्ट्रपति को 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। ये आपका पुराना प्रश्न हो गया। अब पूछेगा इनमें से किससे संबंधित सदस्य नहीं होंगे? साहित्य दे देगा, विज्ञान दे देगा, कला दे देगा, समाज सेवा दे देगा। इनमें से एक दे देगा कि दूसरा कुछ दे देगा, बोलेगा कौन सा नहीं है, या पूछेगा कौन सा है। तो यहाँ पे अगर 4 चीज़ें हैं तो प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि कौन सा नहीं है। तो साहित्य, विज्ञान, कला, समाज, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज, इसको आप याद रखिएगा। आर्टिकल भी पूछ लेगा किस आर्टिकल के तहत करता है, तो अनुच्छेद 80 के तहत करता है। अब देखिए यही दिक्कत होती है कि आप शुरू से पढ़ के जा रहे हैं 12 सदस्य मनोनीत करता है राज्यसभा में, 12 सदस्य मनोनीत, अगर कोई पूछ ले किस अनुच्छेद के तहत करता है ये बताइए, चुप, आवाज़ एकदम बंद, पता ही नहीं है, हम तो बस इतना ही पढ़े हैं कि 12 सदस्य मनोनीत करते, नहीं, अनुच्छेद 80 के तहत करता है। इनका संबंध किन क्षेत्रों से होता है? साहित्य से होते हैं, कला से संबंधित होते हैं, विज्ञान से, समाज से संबंधित होते हैं, ठीक है। इसी में एक ऑप्शन दूसरा आपका ले आके रख दे देगा, तो आप वहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ा ही नहीं है। अब जो एग्ज़ाम का माइंडसेट है, एग्जामिनर का जो प्रकृति है प्रश्नों की, उसको ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, वही प्रश्न रिपीट हुआ है, 12 सदस्यों का मनोनयन कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे 15 गलत दिया है, यहाँ पे 12 होगा, इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो अगला प्रश्न है आपका 54 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित कर सकता है। अरे भैया कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता ना। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, उच्च सदन है, कभी भंग न होने वाला, कभी विघटित न होने वाला। तो राज्यसभा को कैसे कर सकता है राष्ट्रपति? धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है,
ये तो सही है। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, ये भी सही है। राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकता है, सही बात है। कहा जाता है कि राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। इसका जो पहला ऑप्शन है यही गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। अगर इसको आप यहाँ से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि 83 के अनुसार जो 83 खंड ए है अनुच्छेद, राज्यसभा का विघटन नहीं हुआ किंतु उसके सदस्यों को यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य संसद द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होते हैं, समाप्त कर दी जाती है उनकी सदस्यता। तो 6 वर्ष का कार्यकाल है, इसीलिए 1/3 सदस्य क्या होते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में, अभी हमने जो आपको बताया था कि 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। तो अब देखिए राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 250 होती है, और इसमें से निर्वाचित कितने होते हैं, 238 होते हैं। अब आप यहाँ पे सोचिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। देखिए हम आपको चाहें तो ऐसे पढ़ते चले जाएं, आप सुनते चले जाएं, पढ़ते चले जाएं, सुनते चले जाएं, लेकिन फिर भी एग्जाम में आप प्रश्न गलत करेंगे। तो हम वही चीज़ यहाँ पे सिखा रहे हैं कि प्रश्न आप कैसे गलत करते हैं, कैसे एग्जाम में प्रश्न गलत होता है, ठीक है। और क्या करें कि एग्ज़ाम में प्रश्न गलत न हो। हम ये किताब भले ही दोगुने टाइम लगा के पढ़ेंगे, लेकिन इस किताब से अगर प्रश्न कैसे भी घुमा के आ गए, मुझे नहीं लगता कि अगर आप ये किताब भी पढ़ लेते हैं जिस तरह से हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो इसके अलावा कुछ भी आपको संविधान से पढ़ने की आवश्यकता हुई, क्योंकि सब कुछ तो दिया है, कुछ भी नहीं है जो नहीं दिया हो। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या पूछ लेगा तो ये 250 होती है। अब पूछ लेगा 250 में भी, ये बताइए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। अगर आपको पता है कि 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, 250 अधिकतम संख्या हो सकती है, तो 250 में से माइनस घटाएंगे तो 238 क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। अब यहाँ पे निर्वाचित होने का मतलब क्या होता है, निर्वाचित होने का मतलब क्या होता है, आप लोग बताइएगा। अगर आपने पॉलिटी थोड़ा अच्छे से पढ़ रखा है तो निर्वाचित होना, नियुक्त होना, इसमें अंतर क्या होता है आप बताइएगा। बाकी चलिए अब यहाँ पे देखिए राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। देखिए एक नया प्रश्न भी आपको मिल रहा है। कितने नए प्रश्न हमने आपको बता दिए, 4 से 5 प्रश्न था, एक छोटा सा प्रश्न, लेकिन हमने आपको 4-5 प्रश्न बना दिए। सबसे पहले तो किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 होगी, तो अनुच्छेद 80 के तहत। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 250 के तहत। दूसरा क्वेश्चन, कितने सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं, तो 238 सदस्य। तीसरा क्वेश्चन, कितने सदस्यों का मनोनयन होता है राष्ट्रपति के द्वारा, 12 सदस्यों का। 12 सदस्यों का मनोनयन किसके द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। किस क्षेत्र से जुड़े होते हैं, कला, साहित्य, विज्ञान और सेवा के क्षेत्र से, समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े होते हैं। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। तो देख रहे 7 से 8 प्रश्न आपके यहीं से बन रहे हैं 4 लाइन में। और जब एग्जाम में जाते हैं तो आप सोचते हैं पूछा कहाँ से, हमने तो पढ़ा ही नहीं था। आप ऐसे पढ़ते चले जाते हैं, सब छूटता चला जाता है। छोड़ना नहीं है, एक एक पॉइंट को पकड़ के चलना है। 55 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक शक्ति केवल राज्यसभा में निहित है। तो कौन सी शक्ति केवल एक राज्यसभा में निहित है, हमने कहा कि राज्यसभा शक्तिशाली है। किसमें शक्तिशाली आपको बताएं, नई अखिल भारतीय सेवाओं, किसमें, नई अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में राज्यसभा को जो है विशिष्ट शक्तियां प्रदान हैं। इसका व्याख्या यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने आपको बताया था। चलिए थोड़ा सा इसमें देख सकते हैं, कुछ नए फैक्ट हमको देखने को मिले। पहली बात तो अनुच्छेद आप याद रखिएगा 312 के तहत किसको, राज्यसभा को क्या अधिकार है, नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का अधिकार है, ठीक है। और इसमें न्यायिक सेवाएं भी शामिल होती हैं। कौन सी सेवाएं, न्यायिक सेवाएं भी शामिल होती हैं। यदि उपस्थित और मत देने वाले 2/3 सदस्यों से संकल्प पारित कर दे तो संसद ऐसी सेवाओं की स्थापना कर सकेगी। अब ये भी जरूरी हो जाता है कि ये कानून तो बना सकती, पता चला राज्यसभा के 2/3 सदस्य अपना जो है मत दिए ही नहीं, तो फिर नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना नहीं होगी, ठीक है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति है। तो ये भी प्रश्न पूछ लेगा कि राज्यसभा की कैसी शक्ति है, एकांतिक शक्ति है, मतलब विशिष्ट शक्ति है जो सिर्फ राज्यसभा को यहाँ पे दी गई है। तो एकांतिक शक्ति है, 2/3 सदस्यों के द्वारा क्या होता है, बहुमत पारित करता है। तो संसद ऐसी सेवा की स्थापना करेगी। तो स्थापना कौन करता है, जाहिर सी बात है संसद करता है। और संकल्प किसके द्वारा पारित होता है, राज्यसभा के द्वारा। कितने सदस्यों के बहुमत से,
2/3 सदस्यों के बहुमत से जो उपस्थित हों, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे दिए है न्यायिक सेवा भी इसमें शामिल होती है। अनुच्छेद 12 के तहत किसको अधिकार है? राज्यसभा को अधिकार है। तो कई प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला देखिए, औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित होती हैं। औपचारिक, औपचारिक होता क्या है? औपचारिक होता क्या है? ठीक है, अनौपचारिक और औपचारिक। औपचारिक क्या होता है? एक नियम के तहत, एक कानून के तहत, एक सिस्टमैटिक तरीके से। जैसे कि आप शिक्षा की बात कर लें, आप घर पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, कभी भी पढ़ सकते हैं, किसी से भी सीख सकते हैं, बाबा दादा या फिर किसी भी जानवर से, कांटे से, किसी कुछ भी हो उससे सीख रहे हैं, तो वो अनौपचारिक होगा। कब सीखेंगे, कहाँ सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, किससे सीखेंगे, कुछ भी डिसाइड नहीं है। लेकिन आप विद्यालय जाते हैं, कौन सा अध्यापक आपको पढ़ाएगा, कब पढ़ाएगा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा, सब्जेक्ट में क्या क्या विषय शामिल हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं, ये सब क्या होता है? निश्चित होता है, नियत होता है, उसे औपचारिक बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? औपचारिकता होती है कि सारी शक्तियाँ तो इसमें निहित होती हैं, और ये क्या होती है? लेकिन ये नाम मात्र की कार्यपालिका। अब इसको नाम मात्र क्यों बोला जाता है? इसमें भी सवाल उठता है कि आखिर इसको नाम मात्र, और कुछ भी तो बोल सकते थे, नाम मात्र ही क्यों बोला गया? देखिए, ये जो कार्यपालिका की शक्तियाँ होती हैं, इसका प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। तो वास्तविक रूप में वो प्रयोग कर रहा है, तो उसको वास्तविक कार्यपालिका बोला जाता है। इसको नामित कार्यपालिका इसलिए बोला जाता है क्योंकि कोई भी अगर कार्य होता है हमारे देश में, तो वो राष्ट्रपति के नाम से होता है। किसके नाम से होता है? राष्ट्रपति के नाम से होता है। उसके लिए उत्तरदायी प्रधानमंत्री कभी नहीं होता है, क्योंकि सारे कार्य तो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। अगर आपने इतिहास पढ़ रखा है तो आपको पता है, पता ही होगा, जब अंग्रेज आए थे तो सारी शक्तियाँ उनके पास थी, चाहे विदेशी शक्तियाँ, चाहे रक्षा से संबंधित हो, चाहे फिर आपके कर से संबंधित हो, सब कुछ अपने हाथों में ले लिया। लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ होता था तो उसमें जो सारा अधिकार था, जो सारा गलत तरीके से होता था, जो भी कमी आएगी उसका जिम्मेदार कौन होगा? हमारे भारत का क्या होगा? नवाब होगा, हमारे भारत का सुल्तान होगा, उसके ऊपर थोप दिया जाता था, सम्राट के ऊपर। लेकिन गलत तो वही कर रहे हैं। तो यही बात है कि नामित कार्यपालिका जिसके नाम से हो रहा है, सम्राट के नाम से करते थे, नवाब के नाम से करते थे, जबकि शक्तियाँ सब उसके पास थी। तो ठीक ठीक यही सेम टू सेम यही रिलेशन यहाँ पे भी बन रहा है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में। नामित या नाम मात्र सिर्फ इसलिए बोला जाता है क्योंकि सारे कार्य इसी के नाम से हो रहे हैं। और कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री कर रहा है, तो वो वास्तविक हो गया, ये नामित हो गया। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कभी आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो हमारी जो सीरीज स्टार्ट होगी पॉलिटी की, उसको आप लोग ज़रूर जुड़िएगा और देखिएगा। सब फ्री में है। अब फ्री का मतलब ये नहीं है कि आप लोग मतलब भूल जाएं। देखिएगा, जो आप पैसे लगा के पढ़ रहे हैं ना, वहाँ से कितने प्रश्न फंसते हैं और कितने अच्छे से आपको समझाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, यहाँ से आपको कितने प्रश्न, आप ज्ञान लीजिए। ज्ञान का मतलब आप वहाँ से पढ़िए जहाँ से एग्जाम में प्रश्न आएगा, जहाँ से एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। बाकी ये बिजनेस वगैरह नहीं करना है, ठीक है। बिजनेस वाले तो सब अपना लॉलीपॉप दिखाते हैं, सब परीक्षा में कितना फंसाएंगे। वो तो जो अपने से पढ़ेगा, जो अपने से पढ़ेगा, सही तरीके से पढ़ेगा, सही जगह से पढ़ेगा, वही सेलेक्ट होगा, ठीक है। बाकी बड़ी बड़ी बातें तो बहुत सारे लोग करते हैं, एग्ज़ाम में सब का समझ में आ जाता है कितना करा है। तो देखिए, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। यहाँ पे हम 55 क्वेश्चन तक ही इसको सीमित कर रहे हैं। 40 मिनट का हो गया लगभग। हम चाहे 100 क्वेश्चन आपका 20 मिनट में, 15 मिनट में करा सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर आप रहने दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने का। आप किताबें पढ़िए और पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। प्रैक्टिस भी मत करिए। प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसे तरीके से करते हैं कि कोई मतलब नहीं निकलता। 2-4 क्वेश्चन समझ में आ गया, जो डायरेक्टली पूछा इनडायरेक्टली घुमा के पूछेगा तो फिर आप परेशान हो जाते हैं कि हम इतना पढ़े, इतना समय दिए। जो 10-10 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अंतर यही होता है। अंतर यही होता है कि वो गलतियाँ सीखते नहीं हैं, कि मतलब थोड़ा थोड़ा करके गलती करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे, बार बार असफल होंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको सही गाइडेंस नहीं होता, सही पढ़ने का तरीका मालूम नहीं होता है। आप बार बार गलतियाँ क्यों कर रहे हैं? एक बार में ही सबको सुधार लीजिए ना, तो यही बेहतर होगा। बाकी अब यहाँ पे 57 नंबर प्रश्न से हम स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, आप लोग ऐसे तैयारी करते रहिए, और जो भी हो सकेगा हमारे चैनल के द्वारा आपको मदद की जाएगी, फ्री में की जाएगी। कोई इसके लिए पैसा नहीं लगेगा, लेकिन आपको मेहनत करना होगा।
आपको सिलेक्शन लेकर दिखाना होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।